प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम नई वीडियो जो लेकर आए हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि शुक्र जनन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। शुक्र जनन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है जो कि मेल गैमेट होता है। अब आखिर अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो होता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी स्पर्म जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार एग्ज़ामों में आया है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। छोटा सा ही क्वेश्चन है, केवल डायग्राम आपको अगर याद है स्पर्म्स का तो आप उसके बारे में सब जो है जो डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख देंगे उसके बारे में। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो एक स्पर्म होता है वो एक चल गतिशील जो है नर युग्मक होता है और इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्म्स की खोज की तो स्पर्म्स की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1677 में की। तो सबसे पहले हम बात करें जो स्पर्म है वो क्या है, वो शुक्राणु एक अगुणित गतिशील सूक्ष्म तर्कु रूपी नर युग्मक होता है। राइट। अगर खोज की बात करें तो खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1677 में की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1677 में, ध्यान हो तो जब कोशिका की खोज हुई थी 1665 में, तो उसी दौरान एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका देखी वो वास्तव में शुक्राणु थी और इसको जो शुक्राणु नाम है वो दिया वॉन बेयर ने। वॉन बेयर ने शुक्राणु नाम दिया। ध्यान रखना, शुक्राणु एक अगुणित गतिशील सूक्ष्म तर्कु रूपी नर युग्मक है यानी मेल गैमेट है। अगुणित यानी गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है। चूँकि अर्धसूत्री विभाजन से जो भी युग्मक बनते हैं उसमें शर्त होती है कि वो अर्धसूत्री विभाजन से बन रहे हैं तो गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और जब वो फिर से फीमेल गैमेट के साथ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फ्यूज हो जाते हैं तो फिर से जाइगोट अर्थात डबल हो जाती है क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर। तो हमेशा अगुणित होगा। ठीक है, युग्मक जो भी होगा चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो। खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1677 में की और वॉन बेयर ने क्या इसको शुक्राणु नाम दिया, स्पर्म्स नाम दिया। तो ये कुछ फैक्ट थे शुक्राणु से संबंधित। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पर्म्स की जो स्ट्रक्चर है, अध्ययन की सुविधा के लिए अगर हम बात करें तो 4 भाग होते हैं। 4 भाग शुक्राणु संरचना में। ठीक है, शुक्राणु संरचना कौन कौन से भाग हैं? 4। सबसे पहला भाग जो है अगर हम बात करें तो वो है शीर्ष
जिसको हेड कहते हैं। नंबर 2 पर ग्रीवा, जिसको नेक कहते हैं। तीसरा भाग है मध्यखंड, मिडिल पीस। और नंबर 4था भाग है पूंछ, जिसे टेल कहते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट। शुक्राणु की संरचना में 4 अलग अलग पार्ट्स हैं, शीर्ष, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो कहाँ कहाँ पर हम इसको यानी चित्र के माध्यम से ये समझें कि आखिर 4 भागों में स्पर्म जो है किस प्रकार दिखाई देता है। तो शीर्ष भाग जो होता है वो आपको पहले भी बताया किसका बना होता है। उसमें 2 चीज़ें हैं, केंद्रक है और क्या होता है केंद्रक के साथ, एक्रोसोम होता है। तो ये तो इसका केंद्रक हो गया। एक्रोसोम, और ये बाहर आप देख रहे हैं ये झिल्ली होती है। यहाँ इसकी नेक, ग्रीवा, और नेक के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 तारक केंद्र होते हैं। एक समीपस्थ तारक केंद्र होता है, जबकि दूसरा जो है वो दूरस्थ तारक केंद्र होता है। तो यहाँ हम दूरस्थ तारक केंद्र को, इसको हम रेड कलर से, इसको ब्लैक कलर से दिखा देते हैं। ये दूरस्थ तारक केंद्र, ये समीपस्थ तारक केंद्र। मिडिल पोर्शन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये है टेल, और टेल में भी यहाँ पर 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। ये अक्षीय तंतु, एक यहाँ भी सेंट्रियोल होता है जिसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़कर इस पर स्पाइरल बाइंडिंग बनाते हैं, और ये स्पाइरल बाइंडिंग जो है इसके चारों ओर यानी अक्षीय तंतु के चारों ओर होती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कुल मिला के हमारा ये डायग्राम जो है वो स्पर्म्स का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम, केंद्रक, समीपस्थ तारक केंद्र, इसको प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा जो है ये कहलाता है दूरस्थ तारक केंद्र, डिस्टिल्ड सेंट्रियोल, ये आप देख रहे हैं अक्षीय तंतु होता है, अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट, और यहाँ आप देख रहे हैं ये स्पाइरल बाइंडिंग जो है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिलाकार आच्छद, और इसको नेबन कर्ण कहते हैं, नेबन कर्ण। ये चीज़ अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो बाहर की तरफ इस पर आवरण होता है झिल्ली का, ये कहलाता है मैंचेट, मैंचेट। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें अगुणित केंद्रक होते हैं, अगुणित डीएनए, और एक्रोसोम जो है इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म लाइसिन होते हैं। ये एंजाइम होते हैं जो इसकी झिल्ली के अंदर होते हैं, पहले उसमें भी बताया था आपको। यहाँ पर जो रिंग सेंट्रियोल है उसको भी हम यहाँ दिखा देते हैं। ये जो है वो वलय सेंट्रियोल है, जिसे हम वलय तारक केंद्र कहते हैं। मुख्य खंड, और ये अंत्य खंड कहलाता है, अंत्य सूत्र कह दो इसको, अंत्य सूत्र भी कहलाता है। तो इस प्रकार ये एक स्पर्म्स की स्ट्रक्चर जो है वो हमने कंप्लीट बनाई। और यहाँ पर अगर हम इसका लेबलिंग करें तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका पहला भाग है जो हमने अभी आपको बताया था, सीव्स, दैट इज़ हेड। यहाँ से ये छोटा पार्ट जो है ये कहलाता है नेक यानी ग्रीवा, और यहाँ से ग्रीवा के नीचे जो रेड पोर्शन आपको दिखाया है ये कहलाता है मध्य खंड, मध्य खंड।
दैट इज मिडिल पीस, और इसके बाद जो भी बचा हुआ शेष खंड है वो कहलाता है पूंछ, इसको हम कहते हैं टेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्पर्म्स की जो स्ट्रक्चर है उसका क्वेश्चन हमारे कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है। न सिर्फ स्ट्रक्चर आपको पूछ सकता है बल्कि नामांकित चित्र भी कई बार 2 मार्क्स के अंदर हमको जो है मिलेगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जो है शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणु की संरचना। तो बेटा अब आप, मुझे उम्मीद है कि जो डायग्राम्स हैं वो बना सकते हैं, पूरी तरह से मेरे साथ बना रहे होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रा किया होगा अपनी नोटबुक के अंदर। मैंने आपसे कहा अलग से आप फेयर बुक में आप नहीं कर सकते हैं, अपनी फेयर नोटबुक में, तो आप अलग से एक छोटी नोटबुक बना लें जिसमें अभी तक जितने भी डायग्राम्स आपको बनाए गए हैं उन सभी डायग्राम्स को बना के देख लें। क्योंकि अगर आपने डायग्राम बना लिया तो इस डायग्राम के बेस पर ही हमें इसका पूरा जो है विवरण लिखना है। तो अब देखते हैं किस प्रकार हम इसका विवरण लिखेंगे। शुरुआत में हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि किस तरह से खोज हुई और किसने शुक्राणु नाम दिया। अब हमने बात की कि 4 भाग होते हैं एक स्पर्म्स के स्ट्रक्चर में। तो पहला भाग है शीर्ष, जिसे हेड कहते हैं। तो शुक्राणु का जो शीर्ष है वो 2 भागों से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर हम इसमें सब कैटेगरी बनाएं तो एक भाग है एक्रोसोम और दूसरा भाग है केंद्रक। ठीक है, एक भाग क्या है एक्रोसोम और दूसरा भाग क्या है केंद्रक। तो एक्रोसोम जो होता है उसका निर्माण, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया किसके द्वारा होता है, बताइए, गोल्जी काय। वेरी गुड, गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो जो यहाँ पर देखते हैं जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम उसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। ये वही गोल्जी काय है जो स्पर्मेटिड के अंदर होती हैं। और ये गोल्जी काय जो है इसमें अपघटनीय एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं, अपघटनीय एंजाइम। अच्छा, मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि गोल्जी काय से ही क्यों होता है, तो ध्यान रखना गोल्जी काय में अपघटनीय एंजाइम होते हैं। और ये अपघटनीय एंजाइम क्या कहलाते हैं, स्पर्म लाइसिन। तो हर एक जाति में अलग अलग प्रकार के स्पर्म लाइसिन होते हैं। लाइसिन मतलब गलाने वाले। ठीक है, स्पर्म के अंदर कुछ विशेष प्रकार के अपघटनीय एंजाइम होते हैं, उनको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं। ये सभी जातियों के स्पर्म्स के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि अपनी ही जाति के जो अंडाणु होता है उसके खोल को उसके साथ जो है यानी जुड़ते हैं, उसके साथ बंधन बनाते हैं। जिस प्रकार एंजाइम एंटीबॉडी जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक विशेष जाति के जो है स्पर्म लाइसिन उसी जाति के अंडाणु से जुड़कर उसको यानी गलाने का काम करेंगे, उसको भेदने का काम करेंगे। तो स्पर्म लाइसिन में मानव के अंदर कौन सा होता है, आपको बताया हाइलुरोनिडेज। और हाइलुरोनिडेज के अंदर हाइलुरोनिक अम्ल होता है जो अंडाणु के खोल को गला देता है। तो यहाँ तक ये एक्रोसोम की बात हो गई। इसके बाद एक्रोसोम का कार्य क्या हो गया, अंडाणु के खोल को गलाना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केंद्रक की। दूसरा भाग जो है केंद्रक है। तो केंद्रक में आपको बताया था कि स्पर्म्स का जो केंद्रक है
उसकी आकृति, उसमें क्या होता है, केवल डीएनए बचता है, अगुणित डीएनए है, ये हम सभी जानते हैं, हैप्लॉइड है। इसका जो जीवद्रव्य है वो बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे कायांतरण होता है तो इसका केंद्रक का आकार जो है गोलाकार से कैसा हो जाता है, ये नौका के समान हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं केंद्रक का जो आकार है, केंद्रक आकार नौकाकार, चम्मचाकार, चम्मचाकार, ठीक है। तो तरकु रूपी भी कह सकते हैं, यानी दोनों तरफ से नुकीला और बीच में मोटा, धारा रेखीय जैसे जो फिशेज की स्ट्रक्चर होती है उस प्रकार से। तो हर एक जाति में अलग अलग आकार होता है, उसी से हम कहते हैं स्पर्म्स की आकृति क्या है, उसके शीर्ष की आकृति क्या है। तो मानव में स्पर्म्स के शीर्ष की आकृति नौकाकार, चम्मचाकार होती है। अन्य जातियों में भी आपको बताया अलग अलग होती है, जो है मेंढक में जो है भालाकार होती है, ठीक है, और चिड़ियों में जो है सर्पिलाकार होती है। हुक्काकार जो है आपको बताया था, यानी तोड़ के अंदर होती है। सांड के अंदर भी चम्मचाकार और जो है अंडाकार ही होती है। जो केंद्रक है उसका कार्य क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का वाहक, ठीक है, आनुवांशिक गुणों का, आनुवांशिक गुणों का वाहक। क्योंकि जैसे ही ये अंडाणु के अंदर जाता है तो वहाँ पर अपने केंद्रक के अंदर जो डीएनए है गुणित, यानी मानव के अगर हम बात करें तो इसमें कितने होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। कितने गुणसूत्र होंगे, 23। तो उन 23 गुणसूत्रों को ले जाकर अंडाणु के खोल में ले जाने का काम करता है। और जिस प्रकार के यहाँ से स्पर्म्स के अंदर जो गुणसूत्र जाते हैं संतति के अंदर, उसी प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। हम ये भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रीवा की बात करते हैं। ग्रीवा दैट इज़ नेक, जैसे हमारे नेक होती है, वास्तव में नेक छोटा सा भाग है, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा भाग है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, नेक जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। जो स्पर्मेटिड होती है, स्पर्मेटिड में जैसे ये केंद्रक है, तो केंद्रक का तो यहाँ पर ये बन गया, हेड बन गया, शीर्ष बन गया। गोल्जी का जो है उसने क्या बना दिया, एक्रोसोम। जो यहाँ पर तारक का आया था, ध्यान है, तारक का ये टूट जाता है और क्या बनाता है, ये टूटकर दो तारक केंद्र बनाता है। तो ये दो तारक केंद्र यहाँ आपको दिख रहे हैं। एक होता है समीपस्थ तारक केंद्र जिसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, दूसरा जो है वो दूरस्थ सेंट्रियोल होता है। समीपस्थ को समीपस्थ नाम इसलिए दिया क्योंकि ये समीप होता है केंद्रक के, और केंद्रक के पीछे एक खांच होती है, ये देखो ये खांच दिख रही है, इस खांच में ये घुसा रहता है, ठीक है। तो हमें दिखाई नहीं देता है, खांच के अंदर होता है। इसका काम क्या है, समीपस्थ तारक केंद्र क्या करता है, जब अंडाणु का भेदन करता है स्पर्म, तो जैसे ही ये अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये अंडाणु है, ठीक है, तो जैसे ही स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो जैसे ही ये समीपस्थ तारक केंद्र इसमें अंडाणु में प्रवेश करता है, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को सक्रिय बना देता है और ये विदलन के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी आगे का जो परिवर्धन होता है अंडाणु के अंदर क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होगा, तो उस प्रक्रिया को ये क्या करता है, तेज कर देता है, सक्रिय कर देता है, उसको मोटिवेट करता है, उत्तेजित करता है, ठीक। सेकंड जो दूसरा है तारक केंद्र, उसको दूरस्थ कह रहे हैं क्योंकि ये दूर है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, दोनों तारक केंद्र वैसे समकोण की स्थिति पर होते हैं, ठीक है। एक जो है वो इस प्रकार लंबवत होता है और दूसरा जो है किस प्रकार होता है, यहाँ पर अनुप्रस्थ दिशा में होता है, इसीलिए समकोण दिशा पर हैं दोनों। तो दूरस्थ तारक केंद्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब कायांतरण होता है तो दूरस्थ तारक केंद्र क्या करता है, इससे अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। तो ये जैसे दूरस्थ तारक केंद्र है यहाँ पर, तो ये दूरस्थ तारक केंद्र से क्या होगा, ये किसका काम करेगा, आधार कणिका की तरह काम करता है। और ये आधार कणिका जो है यहाँ से अक्षीय तंतु बनाती है और इसकी जो व्यवस्था होती है वो 9+2 होती है। आपको बताया था 9 परिधि में होते हैं, ठीक है, 9 परिधि के अंदर होते हैं इस प्रकार, और 2 केंद्र में होते हैं, और इन सभी से क्या है, अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है।
समझ में आ गया। तो ये अक्षीय तंतु क्या करेंगे, ये पूंछ का निर्माण करेंगे। ये देखिए अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट जा रहे हैं और ये अंत तक होते हैं यहाँ तक। ठीक, आगे बात करते हैं। तो इसका काम क्या हो गया, अक्षीय तंतु का निर्माण। नेक्स्ट पार्ट है मध्यखंड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। देखो वैसे तो हर एक पार्ट का अपना अपना कार्य है। तो मध्यखंड यहाँ आप देख रहे हैं, ये मिडिल पीस कहलाता है स्पर्म्स का। और इस मिडिल पीस के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं, स्पर्मेटिड के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया सारे देखो इकट्ठे होकर यहाँ आ जाते हैं इसके अक्षीय तंतु के चारों ओर आकर सर्पिलाकार, ठीक है, जैसे डीएनए होता है ना सर्पिलाकार, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद्य बनाते हैं। इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद्य, सर्पिलाकार आच्छद्य है। ठीक है, ऐसे सर्पिलाकार क्रम में देख रहे हैं आप। ये देखो ये रेड कलर से जो दिखाया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद्य है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का एक आच्छद्य शीट बन जाती है और इसको मानव में नेबन कर्ण कहते हैं। नेबन कर्ण, ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी में पूछा गया है कि मानव में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद्य होता है, उसे क्या कहते हैं, नेबन कर्ण। अब यहाँ पर देखिए नीचे और एक जो है सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल जो है वो वास्तव में इसका कोई कार्य फिक्स नहीं है, अभी तक ये जो है डाउटफुल है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये अगर सेंट्रियोल यहाँ पर है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में जाने से रोकता है। ये यहाँ पर इनको एक तरह से यानी रोक देगा और यहाँ पर ये मध्यखंड के अंदर ही व्यवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और है यहाँ पर, मैनचेट। मैनचेट क्या है, ध्यान रखना, मैनचेट क्या है। मैनचेट इसके जो मध्यखंड के बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है, ये आप देख रहे हैं, ये झिल्ली जो है, और ये झिल्ली इसके साथ में हल्का जीवद्रव भी होता है। तो ये जो झिल्ली है ये कहलाती है मैनचेट। ठीक है, ध्यान रखना, नेबन कर्ण माइटोकॉन्ड्रियल शीथ को कह रहे हैं, जबकि मैनचेट क्या है, एक झिल्ली होती है जो माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद्य के बाहर की तरफ मध्यखंड पर स्थित होती है। और ये यहाँ से ही प्रारंभ होती है मैनचेट, यानी हाफ न्यूक्लियस से, केंद्रक का जो हाफ हिस्सा है यहाँ से चलती है ये इस प्रकार। तो ये मैनचेट यहाँ तक होती है। आगे बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा वो, इसका कार्य क्या हुआ, मध्यखंड का कार्य क्या होगा। मध्यखंड जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा भरपूर होती है एटीपी के रूप में। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को आगे चलाने के लिए जो ऊर्जा है, वो जैसे नाव के अंदर इंजन होता है, तो ये जो मध्यखंड है वो इंजन की तरह काम करता है और स्पर्म्स को जो है गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देता है। लास्ट जो हमारा खंड है इसका, स्पर्म्स का लास्ट भाग है पूंछ, टेल। तो टेल जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है कुछ दूरी तक इसका मुख्य खंड होता है, जिसमें कुछ जीवद्रव भी हो सकता है और इसके अंदर बाहर की तरफ प्लाज्मा झिल्ली की शीथ होती है। लेकिन आगे का जो हिस्सा है वो अंत्य खंड होता है, अंत्य सूत्र। यहाँ पर केवल अक्षीय तंतु होते हैं और यहाँ पर जो है बाहर की तरफ ना तो झिल्ली होती है और ना ही जीवद्रव होता है, ये सब त्याग दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म जो है हल्का होगा और तेज़ी से गति कर पाएगा, इसलिए ये होता है। और मुख्य जो खंड है पूंछ का वो कम है, जबकि बड़ा जो है वो क्या होता है, अंत्य सूत्र होता है। और पूरी जो टेल है वो स्पर्म के जो ऊपर के भाग है उनसे कई गुना बड़ी होती है। तो इस प्रकार स्पर्म्स की जो स्ट्रक्चर है वो हमने पूरा डिस्कस किया। यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। स्पर्म जो है एक नर युग्मक होता है, एगुणित है, गतिशील होता है। हमने अभी इसकी पूंछ की बात की। तो कुछ स्पर्म्स ऐसे भी हैं जातियों में जिनमें पूंछ नहीं होती है, जैसे एस्केरिस, निमेटोड्स। ठीक है, तो वो गतिशील नहीं होते हैं। इस कशाभिक्रिया के आधार पर हम स्पर्म्स के दो प्रकार बताते हैं, गतिशील स्पर्म्स और नॉन मोटाइल यानी अगतिशील स्पर्म्स। तो मानव में गतिशील स्पर्म्स होते हैं, ध्यान रखना। और एक बार के स्खलन में क्या होता है, एक बार के स्खलन में लगभग 2 से 3 ml जो सीमन होता है, सीमन 2 से 3 ml सीमन होता है, यानी जिसको हम वीर्य कहते हैं, उसमें लगभग जो है 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। ठीक है, और उसमें से 60% जो होते हैं वो
वो सामान्य आकार के होते हैं, सामान्य, जबकि 40% तीव्र होते हैं, तीव्र, ध्यान रखना है 40% तीव्र होते हैं। तो ये तीव्र गतिशील होते हैं, वही आगे चलकर जो है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में यानी अंडवाहिनियों में जाते हैं और अंडवाहिनियों में जाके अंडाणु को भेदित करके निषेचन को संपन्न बनाते हैं। तो बाकी के फैक्ट जो हैं वो नेक्स्ट आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ पर आप इतना समझें, एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। आज हमने पढ़ा शुक्राणु एक अगुणित गतिशील सूक्ष्म तर्करूपी नर युग्मक है, ठीक है। अगुणित होते हैं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और इसको एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1677 में जो है खोजा था, जो है वान मेयर ने इसे शुक्राणु जो है नाम दिया। 4 भाग होते हैं स्पर्म्स के स्ट्रक्चर में, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य और पूंछ। शीर्ष में 2 भाग हैं, एक्रोसोम और केंद्रक। एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन होते हैं, मानव में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। मध्य खंड जो होता है वहाँ पर जो है समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र होते हैं, ग्रीवा के अंदर समीपस्थ और दूरस्थ तारक केंद्र, जबकि मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रियल आच्छाद होता है और टेल जो है अक्षीय तंतु से बनती है। आज की वीडियो के क्वेश्चंस: मानव में एक्रोसोम में उपस्थित स्पर्म लाइसिन का नाम बताइए। अंडाणु का भेदन शुक्राणु के किस भाग द्वारा होता है, भाग का नाम बताना है। मानव शुक्राणु के शीर्ष का आकार कैसा होता है, तो आपको आकार का नाम बताना। आपको केवल 1 शब्द का आंसर है जो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखते हैं कौन जो है सबसे पहले आंसर देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप अपनी APS ऑनलाइन क्लासेस।